भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित डेयरी सहकारी आंदोलन ने 1946 में अमृत का अमूल गठन किया, जिसमें धीरे धीरे देश के लाखों किसान जुड़ते गए, जिससे भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। अमूल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती मनाने और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य पर 4 स्वच्छ ईंधन रैलियां आयोजित की। इन रैलियों का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमिक और बायो एनर्जी के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान रैलियां स्वच्छ ईंधन के उपयोग से किसानों की आजीविका में सुधार और पर्यावरण में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए निकली। मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो द्वारा संचालित अमूल स्वच्छ ईंधन रैली हिम्मतनगर, कोलकाता, पुणे और जम्मू में शुरू हुई थी। कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये रैली दिल्ली में संपन्न हुई, जहां यह 26 नवंबर को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह का हिस्सा बनी। अमूल ने 77 से अधिक राइड सर्कुलर इकोनॉमी और सतत पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ ईंधन रैली में शामिल हुए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने डेयरी सहकारी समितियों की विरासत का सम्मान करते हुए सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और सतत पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्य सहकारी समितियों, संस्थानों और किसानों से मिलते हुए गए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए रैली का समापन दिल्ली में हुआ, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से शुरू हुई रैलियों ने मिलकर धौलकुआं से मानेकशा एन्क्लेव दिल्ली तक अपना अंतिम पड़ाव तय किया। धौलकुआं से शुरू इस रैली का श्रीमती अलका उपाध्याय सचिव ने रैली को हरी झंडी दिखाई। का जो परिणाम है, भारत विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना, उसको सेलिब्रेट करने का है। और साथ में हमें ये भी विजन देखना है कि आगे जाके भारत किस तरह से डेयरी टू द वर्ल्ड बन पाए। तो अमूल और सभी सहकारी डेयरियां इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार का भी जो विजन है और जो सपोर्ट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, सहकारिता के लिए, वो सबको हम साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्लीन फ्यूल रैली का जो हमने आयोजन किया था देश के 4 कोनों से, हिम्मतनगर से माननीय केंद्रीय गृह और सरकार मंत्री श्री अमित शाह साहब ने इसका फ्लैग ऑफ किया। कलकत्ता से रैली चली, जम्मू से चली और पुणे से चली। तो चारों रैलियों का संदेश यही था कि सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी में डेयरी इंडस्ट्री का क्या रोल है। गाय हमें दूध तो देती है, साथ में गोबर भी देती है। तो अगर वो गोबर इकट्ठा करके आपने उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस किया, बायोगैस से घर का चूल्हा भी चलता है और इस तरह की गाड़ियां भी चलती हैं, और जो स्लरी बचती है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो इस मॉडल में सबका फायदा है। किसान की आय बढ़ती है क्योंकि उसको गोबर के दाम मिलते हैं। देश काफ़ी सारा फ्यूल इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। अगर आपने अपने ही गोबर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया, ऑर्गेनिक और उसको खेत में यूज़ किया, तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई, आपकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हुई कि हम कस्टमर्स को भी ऑर्गेनिक फूड जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से बनाए वो भी खाने को मिला। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका डेमोन्स्ट्रेट हमारी डेयरी इंडस्ट्री कैसे कर सकती है, सहकारी डेयरियां कैसे कर सकती है, इसीलिए रैली का आयोजन किया। सबसे महत्व की बात है कि ये रैली का समापन हमने दिल्ली में किया, और आज जहाँ पे इस अवसर पे जब केंद्रीय हमारे मंत्रालय में नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, और साथ ही में दिल्ली में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का वार्षिक अधिवेशन भी हो रहा है। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस उनके इतिहास में 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में हो रही है, और 2025 को यानी अगले साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने जो कहा उसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था देश की सहकारिता को लोगों तक पहुंचाने का, और डेयरी इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है ये लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की सभी दुग्ध उत्पादकों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस दुग्ध क्रांति में सहयोगी बनकर इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोगी बने। आज गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध दिवस के अवसर पर भारत सरकार के
कृषि पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा रखा गया। पूरे देश भर के दुग्ध उत्पादक किसानों को आमंत्रित किया गया है। उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर की गई हैं, उन्होंने कहां से शुरुआत की और किस स्तर पर आकर के आज लाभ कमा करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहयोगी प्रदान कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान और पशुपालकों के ऊपर बहुत कुछ टिकी हुई है, और इस देश में किसान को, पशुपालक को मजबूत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब देश की कमान हाथ में ली, उसके बाद से उनका जो ध्येय था कि हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, उसी श्रृंखला में उन्होंने पशुपालक और दुग्ध उत्पादकों को विशेष योजनाएं चला करके अच्छी नस्लें पैदा हों, अच्छा दूध का उत्पादन हो और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सहकारिता के माध्यम से संगठित क्षेत्र में काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें। उसी दिशा में आज हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय लल्लन सिंह जी और हमारे दोनों केंद्रीय राज्य मंत्री और मैं स्वयं राजस्थान से इसमें उपस्थित होकर के यही संदेश देने का काम किया है कि भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकार जो दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए हम सब मिलकर ये देश आर्थिक स्थिति से मजबूत होकर 5वें स्थान के बजाय 3रे स्थान पर जल्द पहुंचे, उसमें हमारे किसान और दुग्ध उत्पादक सहयोगी बने। उसके लिए सरकारें संकल्पित हैं कि उनके लिए सुविधाएं देंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं देंगे, पशुपालक अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं लेकर के अपने पशुओं का उचित उपचार कर सकें। वही तो कारण है कि 1962 जैसी सेवा शुरू की है। पहले मानव के स्वास्थ्य की चिंता करके हम एम्बुलेंस शुरू की और वो हॉस्पिटल ले जाकर के उनका इलाज करती थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1962 डायल करेंगे, पशु चिकित्सक के बाद वो पास वो फोन जाएगा और वो गाड़ी पशुपालक के घर पर जाकर के उसका उचित इलाज करेगी। सहकारिता के क्षेत्र में डेयरियों के रजिस्ट्रेशन करके उनका दूध संकलन करके बीएमसी स्वीकृत करके दूध खराब नहीं हो, उनको उचित मार्केट दे करके उनका लाभांश किसान के खाते में पहुंचे, इस परिकल्पना को लेकर भारत की और हमारे राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का, मैं आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, किसान, मजदूर, पशुपालक की चिंता की और उनको समृद्ध करने का जो संकल्प लिया है, हम सब सहभागी बनकर उसको पूरा। देखिए, दुग्ध उत्पादन डेयरी के क्षेत्र में अमूल का एक स्थान है। मैं चाहूँगा कि अन्य डेयरी भी उनका अनुसरण करते हुए, नई तकनीक का उपयोग करते हुए अपना स्थान सुनिश्चित करें। हमारी सरस डेयरी राजस्थान सरकार की जो है, हम जब देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो सरस डेयरी के उत्पादों को पॉश कॉलोनीज में इतना पसंद किया जाता है। हमारी छाछ को, हमारी पुदीना छाछ को, हमारी मीठी लस्सी को, हमारी नमकीन छाछ को, हमारी आइसक्रीम को, हमारे कलाकंद को और हमारे दूध को, डबल टोन्ड को, सिंगल प्लेन दूध को, सबको पसंद करते हुए जिस तरह का सरस ने भी नाम कमाया है, मैं चाहूँगा अमूल भी बढ़े और हम राजस्थान की सरकार की ओर से सरस उत्पादों को प्रोटेक्ट करते हुए हम किसान का दूध हमारी डेयरियों में लाकर उनको भी मजबूत और आर्थिक स्थिति से मजबूत करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अमूल का भी जनजागरण का जो अभियान है वो भी सफल होगा और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से जो किसानों को अवेयर करके उनको डेयरी के सहकारिता के माध्यम से सरकार के साथ जुड़ने की जो अपील कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ कामयाब हो रहा है। थैंक यू सर। इंडस्ट्री के लिए और किसानों के लिए नेशनल मिल्क डे पर मैं सबसे पहले कुरियन साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इस देश की जो उन्नति हुई है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, और ब्लू रिवॉल्यूशन जो मोदी जी के नेतृत्व में मछली उत्पादन में हुआ है। अमूल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जन जागरण रैली जिसमें
बायोफ्यूल के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए देश के 4 कोनों से बाइक रैली और कार रैली निकली, जिससे किसानों को दुग्ध उत्पादन के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले। विभिन्न राज्यों के जो मिल्क का, जैसे यूपी में पराग है, कहीं बिहार में सुधा है, सरस है आदि, उनके लोगों ने स्वागत भी किया है और अपनी नॉलेज शेयर की। ये रैली बायोफ्यूल पर थी, तो इस समय देश को गिरते हुए भूजल स्तर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, इन पर जागरूकता करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर अ डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर अ लाइफ। तो जितनी भी पद यात्राएँ, चाहे पॉलिटिकल रही हों या रथ यात्राएँ रही हों या इस प्रकार की रैली रही हों, उससे अवेयरनेस आती है। तो लोगों को ये भी एक संदेश गया कि मैं सुजुकी का और अमूल का और जी न्यूज का, जी चैनल का, जो भी हमारे स्पॉन्सर्ड हैं उनका इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते आभार। पार्लियामेंट नहीं चल रही होती कल, तो मैं आगरा से 200 किलोमीटर चलाता, और ये होना भी चाहिए। हम ही लोगों को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत एक दिल के करीब सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। वो परंपरागत खेती से हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि परंपरागत खेती को के साथ साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मैं खाली पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सकता है। आज की ये जो रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, उससे जन जागरण हुआ है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, मिल्क यूनियंस के लिए भी, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, और अमूल ने अपनी साख बनाई है। अब अमूल विज्ञापन भी बंद कर दे तो भी उसकी सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आने में मैं त्रिभुवन दास जी, जो अमूल का प्लांट, पहले तो मैं पाल्सन डेयरी वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अंग्रेज़ों का, कि जिन्होंने उस समय शोषण किया। अगर वो शोषण नहीं करते तो आज अमूल पैदा नहीं होता। उनके शोषण करने पर वहाँ के दुग्ध उत्पादक किसान सरदार पटेल पर गए। सरदार पटेल अपने धरना रैली प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। आज भी दुनिया के देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन वारदोली का उन्हीं का था, लेकिन उन्होंने कहा हर चीज़ आंदोलन नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी एक सोसाइटी बनाओ और दूध का कलेक्शन करो। तो वो मुझे एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो 10-20 दुग्ध उत्पादक किसानों ने, त्रिभुवन दास जी, कुरियन साहब, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री भी शायद एक रात वहाँ रुके हैं। उसकी वजह से आज अमूल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में अपनी गुणवत्ता के लिए, अपने टेस्ट के लिए और अपने पोषण के लिए जाना जाता है। तो 3 प्रकार के अवार्ड्स हैं। एक तो अच्छा दुग्ध उत्पादन का, अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसके अलावा जो अच्छे किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया, और प्रोसेसिंग में भी जो लोग हैं। अवार्ड का बड़ा महत्व है। इस देश में आबादी 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। तो ये विभिन्न विभाग, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न ट्रस्ट, विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न NGO अगर अवार्ड नहीं देंगे तो बहुत लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो अवार्ड में ये होता है कि कुछ किसान पाएंगे, जो नहीं पाएंगे सभागार में उनके जहन में एक बात आएगी, काश हमने थोड़ा अच्छा किया होता तो आज हमें भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल के अवार्ड शो में ले आएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि अवार्ड का जीवन भर ये कोई एक मोमेंटो श्रीफल अथवा शॉल नहीं होती है या प्रमाण पत्र, ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने अंतराक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा के मुझे ढेर सारी रामचरितमानस की चौपाई रटा के प्रतिभाग करवाया। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, जिला जीता। तो उस समय इनाम के तौर पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी स्व अर्जित थी। तो उस साबुन की टिक्की के इनाम ने 9 साल की उम्र में पैरों की लड़खड़ाहट को समाप्त कर दिया, माइक के डर को
दूर कर दिया और स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया। तो जब मैं राजनीति में पहला चुनाव लड़ा, सामने कौन है उसकी चिंता नहीं थी, और कभी भाषण में मेरा विषय अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं लॉ में था तो सामने कोई भी बैठे हों जुडिशरी के लोग, मैं हेल्थ में था, चाहे पूरे एम्स के डायरेक्टर बैठे हों या आज कोई भी बैठा हो, पैर नहीं लड़खड़ाते और जवान नहीं हकलाती है। यह अवार्ड का मजा है सर। एक इम्पोर्टेंट और ये अवार्ड उनको मिलता है जो आम आदमी नहीं होते हैं, जो थोड़े सक्रिय होते हैं, ज़्यादा समय देते हैं और मेहनत करते हैं। तो इनसे जलना नहीं चाहिए, इनसे बराबरी करनी चाहिए। लोग जलते बहुत हैं। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक हिदायत है कि मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। बिल्कुल देसी गायों में ऐसे ही नहीं, उनकी प्रशंसा की है ऋषियों ने, चाहे गौतम ऋषि हों, कपिल ऋषि हों, हमारे भारद्वाज ऋषि हों, सबने गाय की महिमा पर बहुत बताया है। और भारत ही है जो गाय, हम सनातन हिंदू लोग गाय को अपनी माँ कहते हैं, गंगा को अपनी माँ कहते हैं, हिमालय को अपना पिता कहते हैं। ये नाइल, मिसिसिपी, मिसौरी या अमेजन से गुजरने वाली मैम अपने बच्चे के चारों तरफ कॉइन घुमा के नदी में नहीं भेजती है कि माँ रक्षा करना। जब भारत की दादी माँ या कोई भी गंगा, यमुना या नर्मदा के ऊपर से निकलती हैं और तो एक सिक्का उछाल के नदी में डालती हैं कि देवी माँ रक्षा करना। और ये भारत के गंगा जी में है कि उसका जल जो है दूषित नहीं होता है। और देसी गाय में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। तो गाय का संरक्षण भी हमें करना है, संवर्धन भी करना है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी करना है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि AI का इस्तेमाल करें और उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन से, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यदि हम अपनी गायों को गर्भित करते हैं तो भारत में कहा जाता था कि दूध की नदियाँ बहती थीं, बह जाएंगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि फिर उसमें 90% फीमेल बच्चियाँ पैदा होगी तो वो 8-10 साल रहेगी, दूध देगी। जब गर्भ धारण करना बंद करती है तब एक वो अनुपयोगी होती है। लेकिन जो बैल है वो पहले दिन से पैरासाइट है, क्योंकि अब मैंने अपनी लोकसभा में हल चलते हुए नहीं देखा बैल से। और रहट अब देख नहीं रहे, ड्राइंग बतानी पड़ती है अपने बच्चों को कि रहट चला करती थी जो बैल से चलती थी, कोल्हू चलता था जो बैल से चलता था, बैलगाड़ी होती थी जो बैल से चलती थी। और ये मैं ही जानता हूँ, चांदी की चम्मच मुंह में लेके प्लूटिन जोन में पैदा होने वाले नहीं जानते हैं कि दाएं हुआ करती थी। दाएं का मतलब हम अपने गेहूं को काट के डाल देते थे और बैलों के पैर के खुरों से क्रश करते थे। बहुत बड़ा बड़ा भूसा होता था और 7 दिन लगते थे। तो थ्रेसर आया तो दाएं खत्म हुई, तो क्रेशर आया तो कोल्हू खत्म हुआ, पंपिंग सेट आया तो रहट खत्म हुई, और मेटाडोर और ट्रैक्टर आया तो बैलगाड़ी और हल बंद हो गया। इसलिए हमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन इस्तेमाल करते हुए AI करेंगे तो एक और गारंटी है कि वो सड़क छाप सांड का बच्चा नहीं होगा, वो तो साईवाल की बच्चिया होगी या थार पारकर की होगी या हरियाणवी की होगी या गिर की होगी या हमारी लोकल है जैसे कांकेर है महाराष्ट्र में, और वो लाल सिंधी है, या हमारे गंगा के किनारे गंगा तेरी होती है। तो जब हर किसान के घर पर उन्नत किस्म की गाय होगी तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी। परेशान हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात, दुकान मकान प्लॉट दें, लेकिन ये चिंता नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन कैसी देंगे, पानी कितना देंगे, ओजोन लेयर का क्या इफेक्ट होगा, ग्रीन गैसेज का क्या दुष्प्रभाव होगा। इसलिए ये बायोफ्यूल है, ये भविष्य है भारत का। और एथेनॉल देख रहे होंगे आप, मक्का से बन रहा है, और हवाई जहाज का भी प्रयोग एक गडकरी जी लिखे गए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल के करीब ये सपना है, एक सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल, गोबर गैस।